साहिबान मेहरबान कदरदान, इस बार विजर्ड्स लेकर आए हैं एक नहीं दो दो कहानियां। पहली, एक पेड़ था, जामुन का पेड़ था। एक दिन आंधी आई, पेड़ गिर गया भाई। आगे, अरे सब कुछ यही बता देंगे तो उस दिन क्या सुनिएगा। जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र की कहानी। और दूसरी, छोटी सी कहानी है, दोस्तों का हवाला है। फिल्म देखने पहुंचे थे, उसमें गड़बड़ झाला है। शरद जोशी जी की एक बड़ी मजेदार कहानी। एक बांग्ला फिल्म, तो इस शनिवार आओ, दोस्तों को संग लाओ। फेसबुक पर 8 बजे, इंस्टाग्राम पे 9 बजे। फेसबुक पर 8 बजे, इंस्टाग्राम पे 9 बजे। तो मिलते हैं विजर्ड्स के साथ इस शनिवार। हाय हाय, और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्ते। और हमारे साथ हैं विशाल। हाय विशाल, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ विशाल। मैं बता रहा हूँ कि जो लोगों ने देखा अभी जो प्रोमो प्ले हुआ या जिसने पहले फेसबुक पे देखा हो, ये पूरा का पूरा गाया इन्होंने, विपुल नागर साहब ने। और विपुल आपके बहुत फैन हो गए हैं, बहुत लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि नागर साहब को जरूर बोलना कि वो बहुत उम्दा कलाकार है। तो भाई आपको बोल रहे हैं हम, मैं सुन बहुत लीजिए। बेहतर गायक हूँ, लेकिन फिर भी मैं ढोलक की ताल पर कुछ कुछ करने की कोशिश की। सो लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल से, देख रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को जुड़ने देते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, वेलकम आप सभी का। और ललित जी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। एंड वी हैव विद अस मिस्टर मिथुन बैनर्जी। अरे ग्रेट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। और मैं ये निकाला हमारे हमारा। एड करने आए। ललित जी भी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है हमारी क्या बात, जिंदगी में। तो और सुपर। लोग सो जुड़ेंगे। आज 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 टीचर्स डे है, और हमने 2 कहानियां चुनी है, छोटी छोटी कहानियां हैं। एक 15 मिनट की है, एक 8 मिनट की है। तो हम हमेशा की तरह आपका 30 से 35 मिनट ही लेंगे। जी। तो ये तीसरा एपिसोड है, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 2 एपिसोड्स में हमने 2 अलग अलग तरीके प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ी। पहली बड़े भाई साहब, और दूसरी थी हमारी शतरंज के खिलाड़ी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने कहा कि मतलब ठीक ठाक है, हम और कोशिश कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बार हम आज लेकर आए हैं 2 कहानियां, कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़, और उसके अलावा शरद जोशी जी की बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक बंगला फिल्म। बिल्कुल, और ये दोनों कहानियां इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हैं। इनफैक्ट हम लोग ये पिछले हफ्ते करने वाले थे, लेकिन एक तो समय का भी अभाव था, और दूसरी ये था कि इस तरह की कोई कहानी खोजें जिसको पढ़कर भी मजा आए, और ना केवल हमको, और हमको जब तक मजा नहीं आएगा आपको मजा नहीं आएगा। एंड बिल्कुल अगेन, बिल्कुल। हर बार कहता हूं मैं, सारा श्रेय, जितना भी प्रमोशन, जितने वीडियो, जितने पोस्टर्स आपने देखे हैं, वो सब मिस्टर नागर के कारण है। वो बिल्कुल बहुत। मायने नहीं रखता। और ज़रूरत है कि हम यहाँ पर एक साथ मिलकर पढ़ें, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है, या जो हम नहीं निकल पा रहे हैं, थिएटर बंद है, हम नाटक नहीं कर पा रहे, रंगमंच पे नहीं जा पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी थी। और जो वो कोशिश शुरू हुई विशाल के कॉल के साथ, और हम फाइनली आ गए हैं, और बहुत जल्दी हम ये रीडिंग शुरू करेंगे। विपुल, रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीचर्स डे है आज, और टीचर्स डे की मेरी जो सबसे याद जुड़ी है कि हर साल टीचर्स डे के दिन हम टीचर्स से काम करवाते थे, और हम टीचर्स का रोल लेते थे। हमारे स्कूल में ऐसा होता था। मैं डॉन बॉस्को कलकत्ता से हूँ, पार्क सर्कस। आपके टीचर्स डे की सबसे प्रिय मेमोरी जो है वो क्या है? तो मेरा तो देखिए, मैं बहुत ही खराब स्टूडेंट हुआ करता था, तो मेरी स्कूल के टीचर से ज़्यादा पटी नहीं। और मैं आज सुबह भी सोच रहा था, हम बहुत बहुत ज़्यादा टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और बेसिकली स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स को डेडिकेटेड है ये डे। हमारे यहाँ इंडिया में ना गुरु की एक और परंपरा है। गुरु एक टीचर से थोड़ा अलग जाके जाता है। तो मैं आज सुबह सोच रहा था कि इनको दोनों को कैसे परिभाषित, और गुरु मुझे ज़िंदगी में बहुत मिले। हम्म। टीचर्स, हमारे स्कूल के टीचर्स और कॉलेज के टीचर्स, मुझे नहीं लगता कि 2-4 थे जिन्होंने ज़रूर हाथ पकड़ा। और टीचर्स डे पर मैं उनको उनको आज प्रणाम करता हूँ। लेकिन गुरु थोड़ा अलग होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, जीपीएस होता है मोबाइल में, हम्म। तो जो ज्ञान दे ना, कोई शिक्षा दे, वो तो होता है बिल्कुल। टीचर। अब उस शिक्षा को अपने जीवन में उपयोग कैसे करें, वो होता है गुरु। क्या बात, तो बहुत बढ़िया। जीपीएस जो है, जीपीएस आपको यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता बता सकता है। अगर मुझे लोअर परेल से बांद्रा जाना है, तो रास्ता जीपीएस बता देगा। लेकिन उस रास्ते में गड्ढे जो आएंगे, उनसे कैसे बचना है, वो गुरु बता सकता है।
तो ये छोटा सा डिफरेंस है। और मैं आज के दिन भी क्या हर रोज गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी हाय, गुरु आप गोविंद दियो बताए। क्या गुरु बात, ने क्या बात। गोविंद ना बताया होता तो फिर कुछ होता नहीं, इसलिए गुरु को तो वहां तक दर्जा दिया गया है। तो टीचर्स डे के दिन भी सभी गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम। मजेदार यादें हैं टीचर्स के लिए। हम प्ले करते थे, टीचर बन के रोल प्ले करते थे, हम उनकी नकल करते थे और वो बहुत सम्मान के साथ करते थे। ऐसा नहीं है, मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस से पढ़ा हूँ और वो बड़ा अपने ज़माने में बड़ा बीएचयू का एक छोटा अंश था, तो एक यूनिवर्सिटी वाला फील था वहाँ पे, तो एक अलग तरीके का माहौल हुआ करता था। लेकिन टीचर्स डे पर हम टीचर्स की नकल किया करते थे और बाकी तो जो भी है टीचर्स ने जो भी दौड़ाया, मारा पीटा, व्हाटएवर। The आज जो nation wants to know. नो नो The नो nation wants to know. No, you cannot. No, Vipul, you cannot avoid this. No, put your mic on. ऑलरेडी I am asking the question. No, I want to know in this online time when all classes are online, how are teachers being able to do their classes? What are the problems they're facing? Please tell us, Vipul. नहीं, अभी बिलाल बहुत कुछ हो रहा है और हमारे पास बड़े बड़े सवाल हैं कि, तो ये टीचर्स का सवाल उतना बड़ा नहीं है। हालांकि लॉकडाउन में टीचर्स ने जो 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 चीज़ें झेली हैं, टीचर्स जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी सीख कर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं उनको भी आज बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। नमन है उनको यार, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लग रहा है कुछ लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं देख पा रहे हैं। तो जो देख पा रहे हैं वो प्लीज हमें बताएं कि आपको दिख रहा है या नहीं, क्योंकि फिर हम शुरू कर पाएंगे। किसी ने कहा है कि नहीं देख पा रहे हैं, कुछ लोग तो ये को तो दिख रहा है, आई गेस वो ये किसमें चैनल तो दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, वो उनके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से होगा। तो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, एक छोटी सी किस्सा शेयर करके लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टोरी। विपुल, सुपर। पहली जो स्टोरी है वो हम पढ़ने वाले हैं जो आज, वो कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़ है। और कुछ लोग आप जानते होंगे कि लास्ट ईयर इसे आईसीएसई बोर्ड से हटा दिया गया था, बहुत विवाद में रहा ये। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये जो किस्सा है वो है ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप के बारे में, और उसी के तहत शायद इसको हटा भी दिया गया था। तो इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बट ये चर्चा में इसलिए सटायर है और ये देश कभी कभी सटायर झेल नहीं पाता, तो ठीक है। व्यंग कहानी है, तो हम शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो विजर्ड्स की तीसरी प्रस्तुति में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मेरे ख्याल से काफ़ी लोग देख रहे हैं और हम कहानी शुरू कर सकते हैं। पहली कहानी जामुन का पेड़, अवधि 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और दूसरी कहानी है एक बंगला फिल्म, तो वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वो 8 मिनट की छोटी सी कहानी है। तो कुल अगले आधे घंटे तक हम लोग साथ में मिलकर ये दो शानदार कहानियाँ सुनते हैं। तो शुरू करें विशाल? बिल्कुल, जैसा आपने कह दिया मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। ये दो बहुत ही छोटी छोटी कहानियां हैं। तो अपने जो आप काम काज जो आपको, उसको बस थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, टीवी देखिए मत, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। शुरू कर रहे हैं जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र की लिखी हुई कहानी, बहुत ही खूबसूरत। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया, सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। इसके जामुन कितने रसीले होते थे, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क ये कहते हुए उसका गला भराया। अरे अरे भैया, लेकिन ये आदमी, माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ,
ये आदमी सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। अरे मर ही गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से कहा। जिंदा है, हम तो कहते हैं पेड़ को हटा कर ना इसको निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। अरे अरे भैया, क्या मुश्किल है? अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुकुम दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो 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 ठहरो, सब ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से मशविरा कर लूं, ऐसे कैसे हैं? सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहां से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसीलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूं। वहां से जवाब आते ही हम इसको हटवा दिएंगे। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है भाई। अरे, ये जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही है। वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, ए भैया, तुम्हारी फाइल ना चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, देखो ये अच्छा है कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता ना तो रीढ़ की हड्डियां टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोनो वारिस हो तो हमको उसका अता पता बताओ, हम उसको खबर देने की कोशिश करेंगे। हैं? मैं लावारिस हूं, दबा हुआ आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ। उससे हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी साहित्यिक विभाग का मिजाज का आदमी मालूम पड़ता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को।
जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता है तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। हैं? ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, हैं? और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। अरे मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एतराज किया। ये भी ठीक ही कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने पुख्ता दलील पेश की। अरे आप जानते नहीं है, हैं? आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ दिया जा सकता है। साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। हाँ, अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर, उसकी सेहत देखकर, खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी और कहा, इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन हो सकता है। अरे वाह! और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा। अरे वाह! हाँ, लेकिन आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, अब आपका मामला ऊपर चला गया है। सुना है सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरी की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ। दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायरी से लगाव था, वो रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें सुनाने लगे, निकलो ना बेनकाब, और कई क्लर्क अपनी गजलों पर उससे सलाह मशवरा मांगने लगे। कैसा लगा? जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है और ना ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल संस्कृति विभाग से अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। हाँ मियां, तुम शायर हो? हैं? जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। तो क्या तखल्लुस रखते हो? क्या तखल्लुस रखते हो? बस आवाज। अरे आवाज, क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अख्त के फूल हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात पर सर हिलाया। बताओ, अरे क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? हैं? नहीं। हैरत है, इतना बड़ा शायर है, आवाज के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? अरे उफ, ये कैसी गलती हो गई है हमसे?
इतना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, अरे गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। भगवान के लिए, भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। रुको रुको, अभी बंदोबस्त करता हूँ, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सचिव फौरन बोला और फौरन जाकर उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ मिठाई। हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो बहुत कष्ट में है। ना देखो, हम ये नहीं कर सकते हैं। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। हमने तुमको अकादमी का मेंबर बनवा दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिलवा देंगे। हैं, तुम आवेदन दो और मर जाओ और फिर देखो हम ये भी करवा देंगे। हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत है, मुसीबत है। हमारा विभाग ना जो है सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है और हाँ, अर्जेंट लिखा है, अर्जेंट। चलिए, चलता हो, प्रणाम। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। कल तक, सुबह तक किसी ना किसी तरह उसे जिंदा रहना था। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब ये पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। अरे मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक ना गुस्से से चिल्लाया। ना ना ना, दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और ये भी तो समझ लो कि ये पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते हैं? शायर को मर जाना चाहिए। बिल्कुल मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुपरिंटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। अरे सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, अरे प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। अरे और इस मामले की सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। अरे सुनते हो? अरे आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिंटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। तो ये था जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र जी की कहानी। और ये बहुत कहानी है, लेकिन आज के दौर में भी मुझे लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं चलती रहेगी। ये चलता रहता है ऐसा कुछ। बिल्कुल, ये आज के दौर में भी कितनी मतलब सच है ऐसा। खैर, अब इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन ये आज के दौर में ये कहानी होती तो एक चीज इसमें और जुड़ जाती। न्यूज चैनल्स का जो आजकल एक नया एंटरटेनमेंट, लोग कैमरा उसके पेड़ के नीचे गिरे हुए आदमी के मुंह में डाल के पूछते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
बिल्कुल। और एक्चुअली उससे ज्यादा उसके जो आसपास हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके दोस्त हैं जो उसके साथ देखे गए हैं, उनके व्हाट्सएप चैट भी आपको सारे स्क्रीन पे दिखते बिल्कुल कि लास्ट बिल्कुल, और उसने हमें कहा। भी बुलाया जा सकता था कि आप उसकी कहानी बता रहे थे, अभी बताइए वो आदमी का क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो ये दौर जिएगा या गया। नहीं जिएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? दूसरी कहानी बहुत छोटी 8 मिनट की, एक बंगला फिल्म, और हम वो बस शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, कुछ कमी रह गई हो तो मतलब हमारी कमी है डेफिनेटली। जो रिहर्स रीडिंग होती है हमें और रिहर्सल करनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन ये बिल्कुल। कहानी इतनी इतनी सशक्त है, इतनी स्ट्रांग है। थैंक यू मिथुन, आपने बोल दिया मतलब कमाल ही हो गया, अप्रूव्ड। क्या बात, एयर क्या चेक कर क्या। रहे हैं मिथुन, लाइव एयर चेक कर रहा है। अरे अरे, वाह वाह वाह, बहुत लोगों ने काफी अच्छे कमेंट्स दिए। साई सागर पटनायक अभी यूएस में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बात है, क्या बात। बहुत बहुत लोगों ने, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ें। चलिए तो बस अब शुरू कर लेते हैं अगले कहानी। एक बांग्ला फिल्म, जिन्हें बांग्ला आती है उन्हें समझ में आ जाएगा, जिन्हें बांग्ला नहीं आती उनको अंत तक सुनना पड़ेगा और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि इसमें पेच क्या है। तो ये लेकिन कहानी का बैकग्राउंड ये है, जबलपुर एमपी में एक जगह जाकर लोग दो दोस्त जिन्हें बांग्ला बिल्कुल नहीं आती वो बांग्ला फिल्म देखने जा रहे हैं, और बिल्कुल। वो और भाषा नहीं आती। अब वो भाषा बिना देखे समझते क्या उस फिल्म से, इसकी बात है। इसकी तो बहुत कहानी है। ध्यान। आप लोग प्लीज इसे, जिन्हें बांग्ला आती है वो भी आप प्लीज चाव से जरा सुने, बड़ा मजा आएगा आपको। इसकी अंदरूनी जो हमें समझ में आती है, विपुल को भी समझ में आती है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन फिर भी हम जितनी बार पढ़े हैं कहानी, हम इतना हंसे हैं। और एक बात और, आज शरद जोशी जी मेरे ख्याल से बहुत ही अद्भुत लेखक रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। उनकी आज पुण्यतिथि भी है, 5 सितंबर को ही उनका निधन हुआ था। अरे तो वाह, ये कहानी पढ़ना मुझे लगता है कि आज सार्थक होगा। और श्रद्धांजलि उनको। हाँ बिल्कुल, उनकी व्यंग पर हम आ गए क्योंकि इस दौर में देश में लोगों को व्यंग सहने की आदत कम होती। पतंजलि सर बहुत बहुत, पतंजलि भाई बहुत बहुत प्रणाम। बीएचयू में आप प्रोफेसर हैं, हमारे बड़े भाई, और उन्होंने समय निकाल कर देखा, बहुत बहुत स्वागत। अरे तो हमारा सौभाग्य है। जी सुभाष जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। जामुन का पेड़ सुना। आप दूसरी कहानी की ओर चल पड़ते हैं और सुनते हैं एक बंगला फिल्म। चलिए। लड़कियां, और विशेष रूप से सुंदर लड़कियां बीए करें, ये पुरानी और घर घर की समस्या है। इस समस्या पर एक फिल्म भी बनाकर खड़ी की जा सकती है, इसका हमें अनुमान न था। मगर बंगालियों की बात ही क्या, वाह वाह क्या कहने, उनकी बात ही अलग होती है। उस सिनेमा हॉल में जाने क्यों हम अनफिट लग रहे थे। फिल्म की विशेषता थी कि वो बांग्ला में थी और हमारी विशेषता थी कि हम बांग्ला नहीं जानते। रहा कला प्रेमी होने का सवाल, तो कला प्रेमी कोई मोर का पंख नहीं जिसे सिर में खोस लिया जाए। चारों ओर चैटर्जी, मुखर्जी, भट्टाचार्य जी किस्म के लोग बैठे थे, धोती कुर्ता पहने, और उनके सामने बैठे मैं और नरेंद्र दोनों गंवार लग रहे थे। हमें बांग्ला नहीं आती। जब तक हॉल में अंधेरा नहीं हुआ यही हालत बनी रही। हम चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। अंधेरा हुआ तो हमारा गंवारापन विलीन हो गया और एक बांग्ला फिल्म पूरी गरिमा के साथ दिखाई जाने लगी। ये बंगला लेखक की बंगला कहानी पर बनी बंगाली फिल्म थी, जिसे बंगाल के एक प्रोड्यूसर ने बंगाली अभिनेता और अभिनेत्रियों की मदद से बंगाल में ही बनाया था। कमाल। कहानी बंगाल के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले बंगाली परिवार की थी, यानी उसमें सब कुछ बंगाली था। नरेंद्र, जो थोड़ा बहुत संगीत समझता है, बता रहा था कि पृष्ठभूमि में जो संगीत बज रहा है वो भी बंगाली है। ओ कुल दरियाए जान कुल नाई रे, आमाय भाषाइली रे, आमाय डुबाइली रे। एक शब्द समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम कह रहे थे वाह वाह क्या संगीत, सुमधुर संख्या बोल रहे शब्द, कमाल शब्द, वाह। इन सब के बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि चित्र को समझा जाए, और हम बड़ी जल्दी समझ गए कि ये एक फिल्म सामान्य प्रेम कथा नहीं है। हीरोइन, आय हाय हाय क्या भरी पूरी हीरोइन थी, और हीरोइन इंटर कर चुकी थी और उसके बीए करने की समस्या है। पूरा ताना बाना इस छोटी सी समस्या को लेकर बुना गया था। हीरो भी समस्या से ग्रस्त था। हीरोइन से पहली मुलाकात में ही पूछा,
তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? हीरोइन ने इस प्रश्न पर कुछ उड़ता उड़ता सा जवाब दिया, आमार बीए कोरबार दोरकार नहीं। हम समझ गए कि लड़की इंटरमीडिएट कर चुकी है, मगर फिलहाल बीए करने का मूड नहीं है। मगर हीरो चाहता था कि हीरोइन बीए कर ले। वो जब मिलता हीरोइन से एक ही प्रश्न घुमा फिरा कर यही बोलता, बीए कोरबे कि ना कोरबे। समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एक बीए करने के लिए इतनी लड़ाई। हीरो शायद उसी वर्ष बीए में बैठ रहा था और चाहता था कि हीरोइन भी साथ में ही बीए कर ले, परीक्षा में बैठ जाए। झरने के पास वाले सीन में जिसमें काफी सारे बादल दिखाए गए थे और बड़ा सुरीला बंगाली बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, उसमें उस भरी पूरी हीरोइन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आमार संगे बीए कोरबे। हीरोइन लजा गई। हमें लगा वो वास्तव में पढ़ना चाहती है, मगर चाह कर भी आगे पढ़ नहीं पा रही। पिक्चर में एक अदद विलन भी था जो जमींदार किस्म का शख्स था और हाथ में डंडा रखता था। वो भी चाहता था कि हीरोइन ग्रेजुएट हो जाए। जब हीरोइन अपने घर पर जल प्रदाय की शाश्वत समस्या का हल खोजने कमर में घड़ा दबाकर झरने की तरफ चली जाती, विलन पगडंडी काट खड़ा हो जाता और कहता, सुंदरी, आमी तुम्हार संगे बीए कोरबोई कोरबो। हमें आश्चर्य हुआ कि यह मुछंडर विलन बीए करने से अभी तक सिर्फ इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि वो हीरोइन सुंदरी के साथ बीए करना चाहता है। वाह! इसी नजारे के आसपास इंटरवल हो गया और हम समोसे की दिशा में, जिसे बंगाल में समोसा नहीं कहते हैं, उसकी दिशा में लपके। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह कमबख्त हीरोइन बीए कर क्यों नहीं लेती। अरे इतने समय में तो वो बीए छोड़ के एमए कर सकती थी। अगर वो बीए नहीं करना चाहती तो ना करे यार, इसमें खुद इतना परेशान होने या पब्लिक को बोर करने की क्या बात है। और वो हीरो से इतनी सी बात के लिए उस हीरोइन के पीछे क्यों लगा रहता है बीए। अरे मतलब एक लड़की की पढ़ाई के लिए फिल्म, अरे दुनिया में और भी गम है बीए करने के सिवा। यार मुझे तो इस हीरोइन के इंटरमीडिएट होने में भी शक है, नरेंद्र बोला। जिस तरह ये लड़की दिन भर पानी भरती रहती है, कपड़े सुखाती रहती है, खाली बैठी रहती है, मैं नहीं समझता इसने कॉलेज की शक्ल भी देखी होगी। नहीं, तुम समझते नहीं हो नरेंद्र। बंगाल की परिस्थितियां हमारे मध्य प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। वहां पिछले वर्षों में शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। गांव-गांव में कॉलेज खुल गए हैं और युवकों तथा युवतियों पर चारों ओर से यह प्रेशर आ रहा है कि वो बीए करें, एमए करें, पीएचडी करें। युवक युवती निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वे बीए करें या ना करें। चारों तरफ बेकारी और असंतोष है। बंगाल की आज की जो हालत है हम अच्छी तरह जानते हैं। फिल्म इसी पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आज किसी युवती के लिए बीए करना जरूरी है या नहीं, और बंगाल की दृष्टि से यह गंभीर समस्या है। मैंने नरेंद्र को समझाया। इंटरवल समाप्त हो चुका था। हम हॉल के अंदर घुस गए और उसी गंभीरता से आगे देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि हीरोइन यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के मामले में गंभीर है अथवा नहीं। वो हीरो के सामने मान लेती थी कि बीए कर लूंगी, जो जरूरी भी है, मगर जब विलन उससे कहता तो वो साफ इनकार कर देती। एक बार तो उसने विलन को कसकर डांट दिया, जेटा आमी भाभी शेटा आमी कोरबो, अर्थात मुझे जैसा जचेगा वैसा करूंगी। विलन बिचक गया और उसने अपनी निश्चित देख लूंगा जाति कहा है वाले अंदाज में गर्दन हिलाते, डंडा घुमाते पगडंडी से चला गया। अब एक दृश्य में विलेन ने गांव के कतिपय स्नेही मित्र टाइप के गुंडों को एकत्र किया और शराब पिलाकर यह शैक्षणिक समस्या उनके सामने रखी कि यार हीरोइन बीए करने को तैयार ही नहीं है, बोलो क्या करें। अब गुंडों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हैं, विलेन के इतने आग्रह के बावजूद वो लड़की बीए करने से इनकार करती है। उन्होंने शराब पी और प्रश्न की गंभीरता को समझा। हाँ, बाद में उन्होंने लपलपाते छुरे और फरसे चमकाकर एक कसम खाई कि उनके होते ये संभव नहीं होगा कि हीरोइन बीए ना करे। उन्होंने विलेन को वचन दिया और पैर पटकते चले गए। एक और दृश्य में हीरोइन की सहेली ने हीरोइन को इसी विषय में समझाते हुए कहा कि तुम बीए क्यों नहीं कर लेती। हीरोइन ने कुछ कहा जिसका अर्थ शायद था कि ठीक है मैं कर लूंगी। यार मेरे ख्याल से इसके बाद ना फिल्म समाप्त हो जानी चाहिए। आखिरी सीन में लड़की को बीए की क्लास में बिठाकर दिखा देते और दी एंड लगा देते, मगर ऐसा नहीं हुआ है। बंगाली फिल्म थी ना,
विलेन के स्नेही मित्रों ने हीरो को डंडे से पीटा, जवाब में हीरो ने भी हाथ दिखाए। अब यार इस शैक्षणिक प्रश्न का अंततः इस स्तर पर निपटारा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। हीरोइन ने हीरो की बाह पर पट्टी बांधी और कड़े शब्द में अपने बाप से बीए करने का ऐलान करते हुए कहा, आमा के बीए कोरते केउ थामाते पारबे ना। और सच भी है। अरे स्वतंत्र भारत में यदि कोई बीए का अध्ययन करना चाहे तो उसे कौन थाम सकता है। चित्र के अंत में हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ पब्लिक और कैमरामैन की तरफ पीठ किए एक और चला गया। शायद कॉलेज उसी ओर रहा होगा। बाहर आकर नरेंद्र ने कहा, मेरे ख्याल से ये मूलतः ये फिल्म दो प्राइवेट कॉलेजों की लड़ाई पर बनी है। हाँ। एक कॉलेज से संबद्ध है और दूसरे से विलेन। क्यों है? प्रतियोगिता इस बात की है कि वो सुंदरी कहाँ से बीए करेगी है। आजकल जिस तरह से होता है, वो विलेन के कॉलेज से बीए करना नहीं चाहती क्योंकि फीस महंगी है और वहां गुंडागर्दी भी बहुत है और ऑनलाइन क्लास होती है, इसलिए वो अस्वीकार कर देती है। अब मुझे लगता है हीरो का कॉलेज शायद बेहतर है, इसलिए वो हीरो के कॉलेज से बीए करना चाहती होगी। अरे बंगाल वाले भी कमाल कर रहे हैं, कमाल यार कमाल। कितनी नई थीम उठाकर फिल्में बना रहे हैं। मैंने कहा, पान की दुकान पर भट्टाचार्य बाबू मिल गए। जोशी साहब, इधर कैसे आया? फिल्म देखने आया था दादा, ये बंगाली फिल्म। अरे बाबा, तुमको बंगाली समझता? समझता तो नहीं दादा, फिर भी हमने सोचा अच्छा फिल्म है, देखना चाहिए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। भालो, खूब भालो। दादा एंड समझ नहीं आया, एंड समझ नहीं आया। एंड क्या नहीं समझा भाई, क्या नहीं समझा? अरे हीरोइन ने ग्रेजुएशन कर लिया कि नहीं दादा? ग्रेजुएशन? कैसा ग्रेजुएशन बाबा, कैसा ग्रेजुएशन कहाँ फिल्म में? अरे हीरोइन कहती थी ना कि मैं बीए करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बीए? क्या हुआ? भट्टाचार्य हो करके जोर से हंसे और बोले, अरे बाबा, अरे बाबा, कैसा आदमी, खूब समझा तुम लोग। अरे बीए माने बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, बीए यानी ब्याह, शादी, मैरिज। बांग्ला में बीए माने शादी। अरे पूरा लड़ाई शादी को लेकर था रे बाबा तुम लोग। और वे फिर जोर से हंसने लगे। ये रही छोटी सी कहानी, एक बंगला फिल्म बाय शरद जोशी। हम लोग जब पढ़ रहे थे जोशी साहब की कहानी, तो मैं विपुल को कह रहा था कि कितनी सिंपल सी बात को लेकर उन्होंने ये कहानी लिखी है। बहुत खूबसूरत, हमें बहुत बहुत मजा आया। आशा करते हैं आपको मजा आया। अगर मजा आया तो प्लीज लिख के हमें बताइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। और हम ये सेम दोनों कहानियां फिर से 9 बजे इंस्टाग्राम पे पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम लाइव पर विशाल सेठिया हैंडल है, विशाल में डबल ए है। आप प्लीज आए, जैसे आप यहाँ पे आए, हमारा उत्साह आपने बढ़ाया, वहां पर भी बढ़ाएं। विपुल? बिल्कुल बिल्कुल, तो मजा आया। मुझे लगता है 2 कहानियां, छोटी छोटी कहानियां अपने व्यंग के बेस पर पढ़ी और हास्य थी। बेसिकली भाषा नहीं जानते हुए कैसा हो सकता है। मैंने भी एक बार सुना था, आमी एमए करबे तारपरे पीएचडी करबे तारपरे बीए करबे। तो मैंने कहा भैया कैसे, एमए पहले होगा, पीएचडी होगा और उसके बाद बीए। लेकिन ये भाषा का मजा है और हमें बहुत मजा आया फिर से ये पढ़ने में। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मजा आया। पतंजलि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुन रहे हैं। आप लोगों को इस कहानी की क्या बात अच्छी लगी वो हमें लिख के बताएं। मुझे वो जो पैराग्राफ है ना जिसमें सब कुछ बांग्ला है, फिल्म भी बांग्ला है, म्यूजिक भी बांग्ला है, एक्टर भी बांग्ला है, वो मुझे इतनी अच्छी पैराग्राफ लगती है। आप प्लीज, आपको जो अच्छा लगा वो बताएं, कहानी में क्या अच्छा लगा वो बताएं, क्या कहानी हम पढ़ सकते हैं ये भी हमें बताएं। अगर कोई शॉर्ट स्टोरी हो जो आपको लगता है हम पढ़ सकते हैं। संगीत की बहुत ही स्वनामधन्य कलाकार, बहुत ही सीनियर कलाकार कमला शंकर जी देख रही हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम देख रहे हैं। और संचिता, बिल्कुल आप साथ में हम करते हैं कुछ। संचिता बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मुंबई में है फिलहाल, और जब से मुंबई में आई है लॉकडाउन हो गया। तो साथ में करने का सोच रहे थे, करते हैं। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जिनका नाम अभी स्क्रीन पे है, डॉक्टर सुभाष कृष्णा जी, जिन्होंने ये कहानी हमें भेजी। और अगर ये वो कहानी नहीं भेजते तो हम पढ़ नहीं पाते। पटना से वो लगातार पहला और दूसरा एपिसोड उन्होंने देखा और उसके बाद हमें ये कहानी भेजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। और भी कुछ कहानियां हो तो भेजिए, हम कोशिश करेंगे फिर से कुछ अच्छा पढ़ें और आपके साथ हम फिर से जुड़ें। थोड़ी देर बाद हम 9 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव जाने वाले हैं, तो
एक छोटी सी चीज ये कह के हम समाप्त करते हैं, बिकॉज वी वांट टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो। अभी तक जो 3 बार हमने रीडिंग की, इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि पहली बार हमने जब रीडिंग की तो बकरीद थी, फिर हमने दूसरी बार की तो इंडिपेंडेंस डे था, और आज हम जब कर रहे हैं तो आज टीचर्स डे है। लेकिन इच्छा यही है कि हर 2-3 हफ्ते में हो, तो अगर कुछ नहीं हो 2 हफ्ते में तो आप लोग कुछ करवा दीजिएगा उस दिन स्पेशल। या बिल्कुल, कुछ नहीं, हम लोग जिस दिन पढ़ रहे हैं वही खास अरे दिन हो वाह, जाता है। तो विजर्स चलिए ऐसे। चलिए तो यहाँ पे समाप्त करें ये सेशन। थैंक्स अ लॉट मिथुन, थैंक्स अ लॉट, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ये दिखा, लोग अपने अपने घरों में टीवी में भी देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से विजर्स के लिए बहुत ही हौसला अफजाई की बात है। हम कोशिश कर रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है। आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरे से सीखते रहें, सिखाते रहें, और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। इसी स्पेस को देखते रहिए जहां हम फिर से नई नई कहानियां लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 9 बजे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। द नेशन वांट्स टू सी। नो 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 नो, 9 बजे वो बहुत टीआरपी की लड़ाई है। बहुत शोर है दुनिया में, हम लोग मीठी मीठी कहानियां पेश करते हैं। तो मीठी मीठी कहानियां जिनको पसंद है वो आए और आनंद लें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। टेक केयर, बाय, थैंक यू।